नमस्कार। इतिहास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महेश लोहिया और इतिहास की जो ये कक्षा है ये नेट जेआरएफ पीजीटी केवीएस स्कूल और कॉलेज लेक्चरर सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। तो शुरू करेंगे आज इतिहास का पहला लेक्चर और इस लेक्चर में हम जो चर्चा करेंगे वह है इतिहास का परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जब हिस्ट्री का नाम आए और हेरोडोटस का नाम ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो हेरोडोटस है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिका के लेखक हैं और फादर ऑफ हिस्ट्री ये कहलाते हैं। इतिहास के पिता नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और कौन थे? तो ये यूनानी थे। इतिहास जो लिखा गया था सबसे पहले यूनान में लिखा गया था, तो ये इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। और समय काल इनका पूछते हैं तो समय काल इनका क्या है? तो 500 ईसा पूर्व इनका समय काल माना जाता है। यहाँ देखिए आप। अब बात करते हैं, जब इतिहास की ही बात हो रही है, बड़े इतिहासकार की बात हो रही है, तो क्यों ना एक रोमन इतिहासकार की भी बात की जाए। तो यहाँ एक रोमन इतिहासकार है जिनका नाम है लिवी और इनका समय काल है 100 BC। अभी BC AD क्या है इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और यहाँ हम देखें तो एक फ़ोटो है ये। इसकी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम है और इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैनी टाइम से ये पूछा गया है प्रश्न। अब बात करते हैं आगे हम कि इतिहास की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री की परिभाषा क्या है, इतिहास क्या है। तो देखिए, इतिहास को लेके, इतिहास की परिभाषा को लेके अलग अलग विद्वानों में अलग अलग जानकारियाँ प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले जो इतिहास की परिभाषा आपके सामने है कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इति है प्लस आस। इति है प्लस आस का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से ऐसा पूर्व में घटित हुआ था। वैसे तो साधारणतः हम यही कहते हैं जो बीत गया वो इतिहास है, किंतु यहाँ इति प्लस है प्लस आस का तात्पर्य है कि ये निश्चित रूप में ऐसा पूर्व में घटित हुआ था। एक तो परिभाषा ये आ गई। दूसरी परिभाषा है, ये चूंकि हिस्ट्री शब्द जो है, इतिहास शब्द जो है, इसको आप हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्ट्री जो शब्द है ये यूनानी भाषा से बना जिसका अर्थ है बुनना। और ये हिस्ट्री शब्द जो हिस्टोरिया शब्द से बना है जो कि छानबीन के संदर्भ में है। तो इसमें छानबीन की जाती, खोज की जाती। बिल्कुल सही बात है कि पुराने जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को फिर से छानबीन करके उजागर करना, यही तो इतिहास है। और एक परिभाषा जो है यहाँ देखने को मिल रही है, ये महाभारत में आप देख रहे हैं परिभाषा जो है यहाँ कि महाभारत के अनुसार कि चूंकि ये धार्मिक ग्रंथ है तो धार्मिक ग्रंथ में जो परिभाषा होगी इसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ही ये परिभाषा होगी। तो इसमें कहा गया महाभारत में कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, इनकी जो ये रुचिकर जो कथाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे इतिहास कहते हैं। तो ये साधारणतः कुछ परिभाषाएं जो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात करते हैं कि मैंने जो इतिहास की परिभाषा बनाई है। और देखिए, जब भी आप चाहे आप स्कूल लेक्चरर बन जाएं या आप कॉलेज लेक्चरर बन जाएं, तो आपके सामने सबसे पहले जो ये कक्षा होगी, आपकी कक्षा भी कुछ इसी तरह से रहेगी कि जब आप स्टूडेंट्स के सामने पहली बार प्रस्तुत होंगे तो आप सबसे पहले यही तो बताएंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है ना। तो यहाँ आप जो है इतिहास की एक नई परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ जो आगे आप जो है स्टूडेंट्स को देंगे। क्या ये परिभाषा मैंने बनाई है, क्योंकि पीछे की परिभाषाएं देख ली वो अलग है। यहाँ जो परिभाषा है वो ये है SLA। परिभाषा जो है वो SLA आप सामने देख भी रहे हो। यहाँ देखिए आप S, इधर देखिए आप L, इधर देखिए आप A। SLA का मतलब है सोर्स, S फॉर सोर्सेस, L फॉर लॉजिक, A फॉर एनालिसिस। यानी तथ्य, S फॉर सोर्स यानी स्रोत, तर्क और विश्लेषण। अब बात करते हैं कि स्रोत का मतलब क्या होता है। कि इतिहास में 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत है, एक जो है ये नीचे साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, साहित्यिक स्रोत की डिटेल भी आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना।
अब इन दोनों का जो मिश्रण है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का या साक्ष्यों का, इनको इनको समझा जाता है, तार्किक रूप से समझा जाता है। तार्किक मतलब सोच विचार के समझा जाता है, और बाद में इसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मान लो एक तलवार मिली है दबी हुई, और वह तलवार प्राप्त की गई इतिहासकारों के द्वारा या शोधार्थियों के द्वारा, और देखा गया कि समकालीन ग्रंथों में उसके बारे में जानकारी क्या है। अगर वह तलवार हमें पता चल जाती है कि वह, तार्किक रूप से विश्लेषण करने के बाद पता चल जाती है कि वह तलवार अशोक की है, तो वैसे ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इतिहास जो है कहीं ना कहीं विज्ञान के रूप में है। ब्यूरी ने कहा भी है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। तो इतिहास विज्ञान है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भी ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह तार्किक रूप से ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है। देन हम आगे बात करेंगे इतिहास की परिभाषा के बाद में। इतिहास की जो परिभाषा, इसमें मैंने अभी आपको बताया स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, दो तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत तो है पुरातात्विक स्रोत, और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि अभिलेख, कोई मकानों के अवशेष, स्मारकों के अवशेष, सिक्के हैं, स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, कुछ चित्रकला के अवशेष है, तो ये सारे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोतों में क्या है, जो साहित्य प्राप्त हुआ, जैसे ब्राह्मणों का साहित्य है, बौद्धों का है, कोई इसके अलावा अन्य साहित्य है, विदेशी साहित्य है, जैसे मेगस्थनीज केंडी का है, अलबरूनी का किताबुल हिंद, ये सब विदेशी साहित्य है। तो ये पुस्तकें जो है, ये सभी पुस्तकें जो है साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। और मैंने आपको ये इधर आपको पुरातात्विक स्रोत बताया। तो ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों को मिला के जो इतिहास में तार्किक रूप से अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। तो इतनी बात आ गई आपके समझ में, और अब हम आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपको मैं कहूँ कि इतिहास की परिभाषा क्या, तो आप क्या कहेंगे? तथ्यों का, स्रोतों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना इतिहास की परिभाषा है। अब बात आती है कि कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है। तो आपके सामने एक मैं इमेज दे रहा हूँ। इस इमेज को अगर आप देखें तो आपके काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ जाएगी इसमें क्या किया जा रहा है। देखो, एक ये जानवर है, ठीक है, और ये पेड़ है। ये अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं? ये सूर्य है, तो अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं? प्रकृति से जो है कार्बन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने जीवन काल में क्या करते हैं? कार्बन ग्रहण करते हैं। कौन सी कार्बन ग्रहण करते हैं? कार्बन 14 ग्रहण करते हैं। और इनके मृत्यु के बाद में ये 14 जो है वो 12 में रूपांतरित होने लगता है। तो C14 और C12 के कालक्रम पता करके हम किसी भी अवशेषों के बारे में जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये जो शरीर है, या फिर ये किसी एक व्यक्ति का जो शरीर है, या फिर उसका अवशेष है, अस्थि अवशेष है, वो कितने साल पुराना है। और इस आधार पर उस सभ्यता के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेट में प्रश्न भी पूछा गया कि इस पद्धति की शुरुआत किसने की थी, ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति थी। तो इस पद्धति के जो आविष्कारक हैं, ये नीचे आपको जानकारी मिल रही है। लीवी जो है, विलियर्ड लीवी जो है इसके आविष्कारक माने जाते हैं, और इनको 1940 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, कार्बन डेटिंग पद्धति का। और 1960 में इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला था रसायन विज्ञान में, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की वजह से। अब बात आती है कि ये कि कार्बन की मात्रा सब जगह तो एक जैसी नहीं है भाई। यहाँ अगर हम बात करें तो दिल्ली में अलग कार्बन की मात्रा होगी, किसी गांव में अलग कार्बन की मात्रा होगी। तो जो अवशेष हैं, जो पेड़ पौधे जीव जंतु, उनमें भी कार्बन की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। अतः इसको प्रमाणिक पद्धति नहीं माना जाता। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं कि ये पद्धति लगभग 2/3 या 70% के आसपास, 66 से 70% तक सही जानकारी प्रदान करती है। पूरी 100% ये सही कालक्रम के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करती, अतः इसको प्रमाणिक पद्धति के रूप में नहीं माना जाता। तो प्रमाणिक पद्धति कौन सी है? प्रमाणिक पद्धति मैंने अभी आपको बताया कि सोर्सेस का तार्किक रूप से विश्लेषण करना इसे ही प्रमाणिक पद्धति के रूप में माना गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे एडी और बीसी के संदर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये, और पहली कक्षा जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने एडीबीसी का ये कंसेप्ट आता रहता है, और हम हमारी समझ में नहीं आता कि एडी क्या है, बीसी क्या है।
तो ये देखें पहली कक्षा में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एडी यानी फुल फॉर्म है इसकी एनो डोमिनी, मैं लिख देता हूँ एनो डोमिनी, ये तो इसकी है फुल फॉर्म, ठीक है, एडी की। और बीसी जो है इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, एनो डोमिनी का मतलब है, लैटिन वर्ड है ये, और इंग्लिश में इसको रूपांतरित करते हैं तो ये शब्द इस तरह से बनता है, इन द ईयर ऑफ आवर गॉड, हमारे ईश्वर का समय। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले। अब ये क्या घटना हुई, ये आप इस फोटो के अंदर देख के पता लगा सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म होता है ये 4 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह का जन्म हो गया 4 ईसा पूर्व में, और इसके 4 वर्ष के बाद में यानी 1 एडी को, यहाँ अगर आप नीचे देखो तो 1 एडी को एक संवत चलाया गया, एक कैलेंडर चलाया गया। इस कैलेंडर को ईसाई संवत या ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद एक कैलेंडर चला 1 एडी को, इस कैलेंडर को ईसाई कैलेंडर या ईसाई संवत कहा गया। इस कैलेंडर के चलने के बाद की सारी घटनाएं जो हैं, इस कैलेंडर के चलने के बाद की सारी घटनाएं वो तो क्या कहलाएगी, एडी। और इस कैलेंडर के चलने के पहले की जो भी घटना है वो क्या कहलाएगी, बीसी। तो आप इस तरह से समझें कि अभी ईसाई संवत को चले, जैसे वर्तमान में मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूँ तो 2020 चल रहा है, तो अभी ईसाई संवत को या ईसाई कैलेंडर को चले 2020 साल हो गए हैं। तो ये आपकी क्लियर बात। अब बात आती है कि कहीं ना कहीं संवत में तो हम ईसाइयों को फॉलो कर रहे हैं, इसमें धार्मिकता देखने को मिल रही है। तो बात ये आती है कि इसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है, जबकि हमने तो भी आपको बताया कि इसमें तो वैज्ञानिकता होनी चाहिए, जैसा कि ब्यूरी कहता है कि विज्ञान है ये, ना कम ना ज़्यादा। तो विज्ञान तो होना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ तो धार्मिक बात हो रही है, जहाँ धार्मिक बात हो रही है वहाँ वैज्ञानिकता थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो वर्तमान में जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें बीसी जो बिफोर क्राइस्ट है और एडी जो एनो डोमिनी है, इनकी जगह नए शब्द यूज़ कर लिए गए। देखो बीसी की जगह तो बिफोर कॉमन एरा यूज़ कर लिया गया और एडी की जगह कॉमन एरा यूज़ कर लिया गया। ये नीचे इसमें देखें आप, यहाँ फोटो में आप देख सकते हो कि बीसी की जगह बीसीई यूज़ किया गया, एडी की जगह सीई यूज़ किया गया, कॉमन एरा यूज़ किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ईसाई कैलेंडर की बात नहीं है, ईसा मसीह की बात नहीं है। हाँ, जिस दिन जो घटना हुई थी 1 एडी को एक अब सीई मान लिया गया, बस ये ध्यान रखें, है ना, इसमें ये परिवर्तन नहीं है और कोई, इसको एक सीई मान लिया गया। क्योंकि अगर पूरा ही चेंज कर देंगे तो फिर सारे टाइम पीरियड चेंज हो जाएंगे, तो एक दिक्कत हो जाएगी इसमें, अतः हम इसको चेंज नहीं करते पूरा। अब बात आती है कि भारत में 2 महत्वपूर्ण संवत हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे एक है शक संवत। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 78 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी। कुषाण वंश के शासक है कनिष्क, कनिष्क के समय इसकी शुरुआत हुई। तो अब आपसे ये पूछे कि शक संवत को चले हुए कितने वर्ष हो गए, तो देखो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ 2020 है, 2020 में से आप 78 घटा दोगे तो इतने साल हो गए शक संवत को चले हुए। ये आपके समझ में आ गई बात, क्योंकि ये भी एडी में और 2020 भी एडी में, ईस्वी तो है ना, और ये भी एडी में है, ईस्वी है। अब एक संवत आता है 57 ईसा पूर्व में, एक संवत चला है 57 ईसा पूर्व में, बीसी में एक संवत चला। इस संवत का नाम है विक्रम संवत। ऊपर तो आपने देखा शक संवत, ये तो शक है, और ये जो है ये विक्रम संवत। अब पूछे आपसे वर्तमान में विक्रम संवत को चले कितने साल हो गए, तो देखो 57 से लेके 1 तक आना पड़ेगा आपको। तो 57 तो ये हो गए और 2020 ये हो गए, तो 2077 साल जो है हो गए हैं विक्रम संवत को चले हुए। तो ये आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो आगे हम बात करेंगे प्राचीन भारत का जो इतिहास है। चूंकि इतिहास में हम देखते हैं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व, 4 कैटेगरीज में इतिहास को बांटा गया। और एक अलग से एक टॉपिक है जो आपके नेट में स्पेशली आता है, रिसर्च का टॉपिक, शोध का। तो एक मोटे तौर पे हम इसको 5 पार्ट में बांट लेते हैं। मेनली वैसे ये 4 पार्ट में ही बंटा हुआ है। तो प्राचीन काल का जो इतिहास है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब बात आती है कि इनको 3 भागों में बांटने का कारण क्या है। बांटने का कारण ये है कि देखो, जहाँ जहाँ मनुष्य होगा ना, वहाँ वहाँ किसी न किसी औजार, उपकरण, खाने पीने के बर्तन आदि उपयोग लेगा ही लेगा। तो पुरातात्विक स्रोत तो हर काल में उपस्थित है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों काल में पुरातात्विक स्रोत जो है वो उपलब्ध होंगे ही होंगे, और वो है, ठीक है। प्रागैतिहासिक में भी है, आद्य ऐतिहासिक में भी और ऐतिहासिक में भी है।
अब बात आती है कि साहित्यिक स्रोत जो है, चूंकि प्रारंभ में मनुष्य असभ्य है तो यहाँ साहित्यिक स्रोत नहीं है, ठीक है, इस वजह से इसको तो कहा गया प्रागैतिहासिक काल और इसमें पाषाण को शामिल किया गया। और बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया, और वैदिक काल में तो वैदिक काल के जो ग्रंथ उनको बाद में संकलित किया गया। अतः दोनों ही काल को क्या किया गया, आदि ऐतिहासिक काल में माना गया है, लिया गया। तो ये हो गया आपके आदि ऐतिहासिक काल। और इसके बाद में यानी महाजनपद काल से लेकर वर्तमान तक का जो समय काल है, इसको ऐतिहासिक काल में माना गया। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया कि पुरातात्विक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, और इन साहित्यिक स्रोतों को देखो पढ़े भी गए हैं ये साहित्यिक स्रोत, अतः इसको ऐतिहासिक काल में लिया गया है। तो ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इतिहास का जो मैंने आपको विभाजन अभी बताया है, उसी विभाजन को हम आगे बढ़ाते हैं कि इतिहास का जो डिवीज़न है, और ये डिवीज़न जो है ये चार भागों में तो मुख्यतः ही प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व, और कुछ एक छोटा सा पार्ट शोध का हो रहता है। तो चार पार्ट में, ये नेट के पर्पज से बता रहा हूँ मैं, नेट और कॉलेज लेक्चरर में ये चार पार्ट में और शोध अलग से पढ़ा जाता है, जबकि अन्य जो पीजीटी के वी एस आदि में हम उसमें चार पार्ट ही पढ़ते हैं। तो अब बात ये आती, हम जो आपको ये क्लास जो है ये आपको प्रोफेसर हब के ऐप पर मिलेगी, इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे पार्ट में इसमें कवर करूँगा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, विश्व और रिसर्च का सारा पार्ट मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे, चूँकि जब चर्चा की जा रही इतिहास की तो सिकंदर की भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि क्या कहा जाता है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था, भारत पर आक्रमण किया था और पूर्व के राजा पोरस को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो वो अब हुआ ये कि यूनानी जो थे यही इतिहास लिखा करते थे मुख्य रूप से, भारतीयों का कोई इतिहास लिखने का इतना ज़्यादा इनकी प्रवृत्ति नहीं थी इतिहास लिखने की, यूनानी इतिहास लिखते थे। तो जैसे ही सिकंदर ने भारत में हमला किया तो ऐसा माना गया कि भारत का इतिहास जो है वह आज से ही शुरू हो गया, और उसके बाद की सारी घटना, यानी इसके बाद सिकंदर के बाद मौर्य या मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सारे कालों के बारे में जो है वह जानकारी यूनानियों के द्वारा लिखी गई थी। अतः 326 ईसा पूर्व से सिकंदर के आक्रमण से भारत के इतिहास को एक निश्चित कालक्रम प्राप्त हो गया। तो बात आती है कि क्या इससे पहले कालक्रम नहीं था? बिल्कुल, इससे पहले भी भारत का इतिहास था, लेकिन वह निश्चित कालक्रम में नहीं था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया था, ताकि भारत के संसाधन जो हैं, भारत का जो कच्चा माल है, उसे इंग्लैंड तक पहुंचाया जाए, और इंग्लैंड से फिर से रेलवे के इंग्लैंड से बंदरगाह, बंदरगाह से रेलवे के माध्यम से बाजार तक माल पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। तो इस समय जब ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो इनको सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह प्रकाश में आई, और फिर इनको पता चला कि भाई सिंधु से पहले पाषाण काल है। तो इस तरह से एक ऑर्डर हुआ कि पाषाण काल, सिंधु काल, फिर वैदिक काल, ये तीन काल और थे जो कि सिकंदर के आक्रमण से पहले थे। तो अब इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो है वह हम प्राचीन काल शुरू करेंगे। प्राचीन काल में मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। पाषाण काल, सिंधु, वैदिक 600 BC, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल, ये प्रमुख टॉपिक इसमें रहते हैं प्राचीन काल में। जब मध्य पढ़ेंगे तब मध्य की बात करेंगे। तो एक इसमें और चर्चा का विषय है जो रह गया कि पुरातत्व में खुदाई का कार्य किया जाता है। ये एक इसमें थोड़ा सा आप इसको मैं संशोधित कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ जो है ये लंबवत जो है, एक सेकंड, हाँ, ये लंबवत जो है इसको आप क्षैतिज पढ़ लेना, और जो क्षैतिज है उसको आप लंबवत पढ़ लेना। तो ये ठीक है, जो थोड़ा सा इसमें मैंने आपको संशोधन का कार्य किया है कि ये जो है ये है लंबवत, ठीक है, और ये ऊपर जो है ये है क्षैतिज। इसको थोड़ा सा लिखने में मिसटाइप है ये। तो देखो पहले हम नीचे वाले पे आ जाते हैं, क्षैतिज खुदाई पे। तो क्षैतिज खुदाई क्या है? तो क्षैतिज खुदाई क्या है कि
जब आप इस तरह से खुदाई करते हो ना, लंबाई में खुदाई करते हो, तो आपको क्या पता चलता है, अलग अलग कालक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये है आपके लंबवत। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और ये जो यहाँ है ये है क्षितिज। तो ये लीजिए। तो जब आप इस तरह से खुदाई करते हो, जैसे मान लो कि अंग्रेजों ने जब भारत में आए तो कहा महाजनपद काल या फिर सिकंदर के अटैक से ही, सिकंदर के आक्रमण से ही भारत का इतिहास है। जब इन्होंने खुदाई करके देखा तो पता चला कि इससे पहले तो वैदिक काल भी है, इससे पहले तो सिंधु भी है, और इससे पहले सिंधु से पहले पाषाण भी है ना। तो जब आप लंबवत खुदाई करते हो, गहराई में खुदाई करते हो, तो अलग अलग कालक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये प्रश्न पूछा हुआ भी गया है कि जब आप लंबवत खुदाई करते हो तो क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप का के बारे में जानकारी मिलती है। भौतिक अवशेषों का तात्पर्य है अलग अलग कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होना। तो ये तो आगे आपके बात समझ में। अब हम यहाँ बात करेंगे जो क्षैतिज खुदाई, इससे क्या जानकारी मिलेगी, इससे एक ही काल के बारे में जानकारी मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो शाहजहां का समय काल चल रहा है, और दिल्ली के लाल किले और उसके आसपास आपने 5 किलोमीटर खुदाई की, है ना, 1-2 फीट अंदर तक, तो आपको क्या जानकारी मिलेगी, एक ही काल के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें आपको अलग अलग काल की जानकारी नहीं मिलेगी। तो शाहजहां के समय के जो भी घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों का आपको अध्ययन होगा इसमें, और आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये पुरातत्व जो होता है, पुरातत्व जो खुदाई का कार्य करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कालीबंगा है, तो आप कहते हो कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कैसे मिले हैं कि ये पुरातत्वविद जो होते हैं, जो खुदाई करता होते हैं, या जो शोधार्थी होते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, खुदाई का कार्य करते हैं, खुदाई का कार्य करके वो जो भी तथ्य हमें मिला है, चाहे वह पुरातात्विक हो या फिर साहित्यिक साक्ष्य हो, वह हमारे सामने जो है वह प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ से ये चीज़ मिली है। ठीक है, तो ये पुरातत्व में 2 तरह की खुदाई का कार्य किया जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो है, परिचयात्मक जो अध्ययन है पहली कक्षा का, इसको आज हम यहीं तक रखेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपको, वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता से हम क्यों शुरू करें। वो इसका एक कारण है कि पाषाण काल जो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा पार्ट रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक अध्ययन रहता है, तो उसे हम गुप्त काल के बाद में पढ़ लेंगे। उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कि पहले पढ़ो या बाद में। तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ जो है उनको हम थोड़ा पीछे लेंगे। तो देखो 3 टॉपिक जो है वो हार्ड है प्राचीन काल में, जो जनरली क्या 90%, मोर देन 90% बच्चे इन 3 टॉपिक को छोड़ के जाते हैं जब परीक्षा देते हैं। पाषाण काल है, संगम काल है, और पूर्व मध्य काल है। और हम इन तीनों टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड कर लेंगे। मैं आपसे आपसे ये वादा करता हूँ, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे।